हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं मुग़ल काल, और साथ ही साथ आपका जो दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट है वो भी शुरू कर दूंगा। तो ये पूरा का पूरा जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसको मैं बहुत ही खूबसूरत पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊँगा, और एक एक चीज़ आप नोट कर लेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पीपीटी में हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही सुंदर पीपीटी आप सभी के लिए मैंने बनाया है। तो चलिए हम आज से शुरुआत करते हैं मुग़ल काल की, और दिल्ली सल्तनत भी साथ साथ में आपको पढ़ाता रहूँगा, तो चैनल पे आप उसे भी देखते रहिए। मुग़ल काल की शुरुआत करते हैं, और पीपीटी आप देख सकते हैं, यही पीपीटी है। मुग़ल साम्राज्य, आज हम बात करेंगे इसकी स्थापना और बाबर के युग के बारे में। अगर हम बात करते हैं बाबर के बारे में, तो इसका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा था। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने सारी चीज़ों को लिखा है। तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1526 से 1530 तक, यानी 4 वर्षों का शासनकाल रहता है। मध्य एशिया के संघर्ष से भारत के सिंहासन तक की यात्रा। अब चूंकि मध्य एशिया में बार बार इसका टकराव हो रहा था, मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर मध्य एशिया से परेशान होकर बाबर भारत की ओर आगे बढ़ता है। संस्थापक की बात करें तो बाबर ही था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये याद रखिएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। और ये किस वंश से था? चगताई तुर्क। बाबर के वंश का नाम था चगताई तुर्क वंश। यहाँ पर आप देख लीजिए, चगताई तुर्क वंश। और बाबर यानी कि मुग़लों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। यानी इनके जो भी इतिहास लेखन के कार्य होते थे या जो भी आदेश जारी किए जाते थे वो सब फारसी भाषा में जारी होते थे। राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इनकी राजभाषा फारसी थी और मातृभाषा चगताई तुर्की थी। चगताई तुर्की, और ये चगताई तुर्क थे भी। जैसे हम लोग की राष्ट्रभाषा या हम कहें राजभाषा हिंदी है, लेकिन मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। मातृभाषा हम लोग की अलग अलग हो सकती है। हमारे यहाँ यूपी में हिंदी राजभाषा है, बांग्लादेश में या फिर मान लीजिए महाराष्ट्र में वहाँ की राजभाषा मराठी होगी, हरियाणा में हरियाणवी होगी। तो राजभाषा है, जबकि जो मातृभाषा होती है वो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। संस्थापक बाबर है, वंश चगताई तुर्क, राजभाषा फारसी और मातृभाषा चगताई तुर्की। अब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बाबर शासक बनता है 1526 से 30 तक। फिर उसके बाद हुमायूं बनता है 30 से 40 तक, और फिर बीच में शेरशाह आ जाता है, और कुछ समय तक यानी लगभग 15 सालों तक सूर्यवंश का शासन रहता है जो कि शेरशाह के अधीन होता है। फिर 1555 से 56 तक एक बार फिर से हुमायूं दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर आता है, ये 1555 से 1605 तक। फिर जहांगीर आता है जो अकबर का बेटा रहता है, ये 1605 से 1627 तक। और फिर शाहजहां, और फिर उसके बाद औरंगजेब। ये इतने शासक रहते हैं जो कि प्रमुख शासक हैं। इसके बाद भी कई शासक आते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बाबर के बारे में। दो महान योद्धाओं का रक्त, वंशावली और विरासत। तो जो बाबर था इसमें दो महान योद्धाओं के रक्त का मिश्रण था। अब कौन कौन से थे ये देखिए, ये बाबर है, और इसमें दो नस्लों का खून बह रहा था। पितृपक्ष यानी पिता की ओर से देखें तो बाबर जो है ये तैमूर लंग तुर्क का 5वां वंशज था। तैमूर का 5वां वंशज था। जबकि अगर मातृपक्ष यानी मंगोलों की तरफ से देखें तो बाबर उनका 14वां वंशज था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बाबर के पिताजी थे उमर शेख मिर्ज़ा,
वो तैमूर के वंशज के थे, और जो बाबर की माँ थी कुतुलुग निगार खानम, वो चंगेज़ खान यानी मंगोल के वंशज की थी। तो ये आप देख लीजिए। तो बाबर की रगों में एशिया के दो सबसे महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। मुगलों को तैमूर का वंशज होने पर अधिक गर्व था और वे खुद को तैमूरिया कहते थे। तो ये जो मुगल थे ये खुद को क्या कहते थे? तैमूरिया कहते थे। ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो फरगना के बारे में थोड़ा सा हम लोग मध्य एशिया में चलते हैं, बाबर की कहानी को देखते हैं कैसे वो मध्य एशिया से भारत में आता है। फरगना फरगना जो है ये मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान में एक छोटा सा प्रांत था या गांव था, आप कह सकते हैं फरगना। वहीं का सबसे पहले शासक बनता है। बाबर के जो पिताजी रहते हैं वो फरगना के ही शासक रहते हैं। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगना ट्रांस ऑक्सियाना में यानी उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में। माता पिता मैंने बता ही दिया, माता इसकी कुतुलुग निगार खानम थे और पिता इसके उमर शेख मिर्ज़ा, ये माता पिता हो गए। अब पिताजी इसके जो थे वो फरगना के शासक थे। उमर शेख मिर्ज़ा जो थे बाबर के पिता, वो फरगना के शासक थे। तो पिता की असामयिक मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 1494 में बाबर जब 11 वर्ष का था, क्योंकि 1483 में तो जन्म ही हुआ था। यहाँ पे आप देखिए ये ही फरगना है, ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। मैंने थोड़ा सा यहाँ मानचित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो इसकी एक नानी थी बाबर की, जिनका नाम था ऐशान दौलत बेगम। ये बहुत सारे समस्याओं से बाबर को बचाती हैं शुरुआती दौर में। ये देखिए, बाबर के शुरुआती जीवन में षड्यंत्रकारियों को दबाने में इनकी भूमिका निर्णायक थी। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। बाबर की नानी थी ऐशान दौलत बेगम और माता पिता का नाम याद रखिएगा। और कब शासक बना ये भी याद रखिएगा, 11 वर्ष की उम्र में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा मध्य एशिया में। अब बात करते हैं मध्य एशिया में जो और भी वंश थे, यानी मुगल वंश के अलावा भी कई वंश थे, उनसे जो है बाबर की हमेशा टकराहट होती रहती थी, संघर्ष होता रहता था। तो वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे। प्रारंभिक संघर्ष, समरकंद की चाह और सरायपुल की हार। तो ये जो समरकंद है ये भी मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ये मध्य एशिया का जो साम्राज्य होता था उसकी राजधानी हुआ करती थी समरकंद। जैसे हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही मध्य एशिया में जो मुगलों का साम्राज्य था उसकी राजधानी समरकंद हुआ करती थी। तो समरकंद को जीतने के लिए युद्ध होते रहते थे। अब वहाँ पे एक वंश था मध्य एशिया में, उज्बेक वंश। तो उज्बेक वंश से मुगलों का संघर्ष होता ही रहता था। 1496-97 में समरकंद ये तैमूर की राजधानी थी। इसको जीतने का प्रयास किया बाबर ने और जीत भी लिया, लेकिन जल्द ही समरकंद और फरगना दोनों हाथ से निकल गए। तो याद रखिएगा, 96-97 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया बाबर ने और जीत भी लिया, लेकिन समरकंद भी हाथ से निकल गया और फरगना भी हाथ से बाबर के निकल गया। फिर 1502 में सरायपुल के युद्ध में उज्बेक सरदार शैबानी खान से बुरी तरीके से हार गया। कौन? बाबर। 1502 में सरायपुल का युद्ध होता है और मैंने बताया था वहाँ पे मध्य एशिया में उज्बेक वंश का शासन था। तो उज्बेक शासक था, एक सरदार था शैबानी खान। इससे जो है बाबर हार जाता है और इस हार के बाद बाबर की बहन खानजादा बेगम को शैबानी खान से विवाह करना पड़ता है। जो बाबर की बहन थी, याद रखिएगा, बाबर की बहन का नाम खानजादा बेगम था। ये खानजादा बेगम शैबानी खान से विवाह करती है। अब यहाँ एक चीज़ और लिखा है, 1512 में
कुल ए मलिक के युद्ध में अंतिम हार के बाद बाबर ने मध्य एशिया यानी समरकंद को जीतने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो एक युद्ध होता है कुल ए मलिक का युद्ध, इसमें जो है बाबर अंतिम रूप से उज़्बेकों से हार जाता है। 1512 में बाबर अंतिम रूप से उज़्बेकों से हार जाता है और फिर ये समरकंद को जीतने का प्रयास छोड़ देता है और भारत की तरफ मुड़ जाता है। भारत की तरफ आएगा तो सबसे पहले वो अफ़गानिस्तान यानी काबुल और कांधार के क्षेत्रों को जीतेगा, फिर पाकिस्तान में लाहौर पंजाब को जीतते हुए दिल्ली में आएगा। तो हम पढ़ेंगे काबुल विजय और युद्ध नीति का विकास। 1504 में काबुल और गजनी पर अधिकार। तो बाबर काबुल को कब जीतता है? 1504 में, याद रखिएगा। 1507 में अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 में क्या हुआ? बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग दी और किसकी उपाधि धारण की? बादशाह की। अब जब बाबर यहाँ पे आएगा भारत में तो कुछ युद्ध पद्धति लेकर आएगा, यानी कि युद्ध में नई नई प्रणाली नई नई विधियाँ लाएगा। और वो विधियाँ बाबर ने किससे सीखी थी, यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे तुलुगमा युद्ध पद्धति। तो ये जो पद्धति है ये बाबर ने उज़्बेकों से सीखी थी। किससे? उज़्बेकों से, जिनसे बाबर हार गया था, बार बार हार रहा था और उन्हीं से हारने के कारण बाबर भारत की तरफ आया था। तो उज़्बेकों से तुलुगमा युद्ध पद्धति बाबर ने सीखा था। ईरानियों से बंदूक का प्रयोग सीखा था। तुर्कों से गतिशील घोड़ों का संचालन सीखा था और कुस्तुनतुनिया यानी ऑटोमन साम्राज्य से तोप खाना सीखा था, तोप चलाना। इसको कुस्तुनतुनिया को ऑटोमन साम्राज्य भी कहते हैं, कहीं कहीं उस्मानिया सल्तनत लिखा होता है। तो तोप चलाने की विधि जो है वो तोपों ने बाबर ने कहाँ से सीखी थी? उस्मानी तुर्कों से या कुस्तुनतुनिया के तुर्कों से। अब भारत की ओर रुख, चूँकि बाबर जो है बार बार मध्य एशिया में हार रहा था, जो उज़्बेक शासक था शैबानी खान, उसके आक्रमण का भय हमेशा बाबर के दिमाग में रहता था। तो बाबर धीरे धीरे भारत की ओर आता है और काबुल और गजनी को सबसे पहले जीत लेता है। अब वहाँ से वो भारत की ओर चलेगा। तो भारत की ओर आने के या भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या क्या थे और किसने निमंत्रण दिया, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कारणों की, या इसी को हम प्रेरणा कह सकते हैं। भाई प्रेरणा मिला बाबर को तभी तो आया, तो चाहे प्रेरणा कहो या कारण कहो। सबसे पहली चीज़ है, काबुल में आ चुका था बाबर, वहाँ की गरीबी ये पहला कारण था। बाबर काबुल को घोर गरीबी का देश मानता था और भारत से धन प्राप्त करने की लालसा थी। काबुल में कहा जाता है बाबर के पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन उस सेना को संचालित करने के लिए, उसके शासन प्रशासन के लिए, उसके खर्चे के लिए बाबर के पास पैसे नहीं थे। यानी काबुल से उतनी आय प्राप्त ही नहीं होती थी जितना खर्चा होता था। तो बाबर की सबसे पहली नीड क्या थी? धन। यानी काबुल की गरीबी को वो मिटाना चाहता था, तो धन के लालसा में भारत की ओर आता है। दूसरा मैंने बताया ही था कि जो शैबानी खान था उसके हमलों का डर बना रहता था। फिर एक कारण और है, एक दीख काट नामक गांव था, वहाँ पे एक बुढ़िया ने बाबर को बताया था कि आपके जो पिता थे तैमूर, वे भारत विजय पे आए थे और यहाँ से बहुत सारा सोना चांदी लेकर गए थे। ये एक बूढ़ी औरत ने बाबर को बताया कि जो आपके पूर्वज थे तैमूर, वो भारत से बहुत ज़्यादा सोना चांदी लाद लाद कर लेकर गए थे। यानी कि बाबर के मन में भी आया कि जब हमारे पूर्वज भारत से सोना चांदी खजाने लूट कर ले जा सकते हैं तो मैं भी लाऊंगा। तो ये जो लालच है, इससे भी कहीं ना कहीं बाबर प्रेरित हुआ। और इसी समय कहा जाता है भारत की कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि
बाबर को एक और प्रेरणा मिल गया। अब वो कौन सी परिस्थितियाँ थी? बाबर को भारत से निमंत्रण आ रहा था कि आओ भारत पे आक्रमण करो, आओ भारत पे आक्रमण करो। अब इसमें सबसे पहला था पंजाब का एक सूबेदार था दौलत खां लोधी, ये बाबर को आमंत्रित करता है। इब्राहिम लोधी का एक चाचा था आलम खां लोधी, ये भी बाबर को भारत पर आने का, ये बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण देता है। और इन दोनों का उद्देश्य क्या था? इब्राहिम लोधी को हटाना। चूँकि दिल्ली में शासन सत्ता तो अभी इब्राहिम लोधी की है, लोधी वंश का शासन, और दौलत खां लोधी जो कि पंजाब का गवर्नर है, और इब्राहिम खां लोधी के जो चाचा हैं आलम खां, ये दोनों चाहते हैं कि इब्राहिम लोधी हट जाए पद से। और इसलिए ये दोनों यानी आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी बाबर को बुलाते हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी है। दिल्ली में इब्राहिम लोधी शासन कर रहा है, आप देखिए मैप के द्वारा दिल्ली में कौन शासन कर रहा है? इब्राहिम लोधी। बंगाल में नुसरत खां शासन कर रहा है। ऐसे ही मेवाड़ में राणा सांगा शासन कर रहा है। विजयनगर में कृष्णदेवराय शासन कर रहा है। और यहाँ पे गुजरात में भी बहादुर शाह का शासन है लगभग। मालवा में महमूद लोधी, और बहमनी में भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहमनी में भी एक शासक शासन कर रहा है। तो ये जो है आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति है। यानी कि कितने राज्य हो गए? अगर मुस्लिम राज्यों की बात करें तो दिल्ली एक हो गया, बंगाल, मालवा, गुजरात, बहमनी, ये 5 राज्य मुस्लिम हैं और 2 हिंदू राज्य थे बाबर के आक्रमण के समय, एक मेवाड़ और दूसरा विजयनगर। तो वही बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि उसके आक्रमण के समय 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे, और सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था विजयनगर। यानी कि यहाँ के जो शासक थे कृष्णदेवराय, इनको तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब धीरे धीरे बाबर आगे बढ़ रहा है और 1519 से 24 तक उसने भारत पे लगभग 4-5 आक्रमण कर दिए। 1519 में सबसे पहला आक्रमण भारत पर किया। बाजौर और भेरा, ये पाकिस्तान में स्थित हैं, इनको जीत लेता है। फरिश्ता के अनुसार भेरा के किले को जीतने के लिए भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया गया। कई बार पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग कब किया गया? तो सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबर ने किया था 1519 में। कब? जब बाजौर और भेरा को जीता। बाजौर और भेरा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1519 से लेकर 1524 तक बाबर ने 4 बार आक्रमण किए, पेशावर, सियालकोट, लाहौर, और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। 1524 में लाहौर को जीत लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले बाजौर भेरा को जीतता है, फिर पेशावर को 1520 के आसपास, फिर सियालकोट को, और फिर लाहौर को 1524 में जीतता है। और लाहौर को जब जीत लेता है तो लाहौर उसमें पंजाब की राजधानी हुआ करती थी। तो यानी लाहौर पंजाब को जीतते हुए अब धीरे धीरे कहाँ आ गया? हरियाणा तक। और हरियाणा में ही पानीपत का मैदान पड़ता है। यानी कि पानीपत जो है, हरियाणा जो है, उसके एक तरफ पंजाब में बाबर बैठा है, दूसरी तरफ दिल्ली में इब्राहिम लोधी बैठा है। तो दोनों के मध्य अब घमासान युद्ध होगा। और ये युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। इसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। ये मुग़ल सेना है और ये इब्राहिम लोधी की सेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इब्राहिम लोधी की सेना कितनी अस्त व्यस्त है और मुग़लों की सेना कितनी संगठित है।
इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। ग्वालियर का शासक रहता है एक विक्रमजीत, ये भी लोदी पक्ष से लड़ते हुए मारा जाता है, यानी इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ रहा था विक्रमजीत, ये भी मारा जाता है। इस युद्ध ने भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय कर दिया। अब इस युद्ध को बाबर ने जीता तो उस जीत का प्रमुख कारण क्या था? तुलुगमा युद्ध पद्धति और उस्मानी विधि। उस्मानी विधि मैंने बताया था, तोपों को सजाने की एक विधि थी। तोपों को सजाने की एक विधि होती थी उस्मानी विधि। और तुलुगमा युद्ध पद्धति मैंने आपको बताया था अभी कि ये उज्बेकों से सीखा था बाबर ने। तो सेना को सजाने की विधि थी तुलुगमा युद्ध पद्धति। ये देखिए, ये है तुलुगमा युद्ध पद्धति। और ये है उस्मानी, ये देखिए तोप, ये तोप आगे रखे हुए हैं ना, ये है उस्मानी विधि जो कि बाबर ने उस्मानियों से यानी कुस्तुनतुनिया के तुर्कों से सीखी थी। अब तुलुगमा पद्धति में क्या होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं। सेना का वह भाग जो दाएं और बाएं किनारों से दुश्मन को पीछे घेरता है उसी को तुलुगमा कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए तुलुगमा है क्या। मान लीजिए बाबर की सेना मैं बना रहा हूँ, ठीक है, बाबर की सेना को बना रहा हूँ, ये बीच का मेन पार्ट हो गया बाबर की सेना का। और आगे मान लीजिए तोप, ये तोप बाबर ने सजा रखे हैं और ये मेन पार्ट है बाबर की सेना का। अब इसका एक दायां सिरा होगा, एक बायां सिरा होगा, और रेड से जो बनाने जा रहा हूँ ये इब्राहिम लोदी की सेना है। ये इब्राहिम लोदी की सेना है, मान लीजिए इब्राहिम लोदी की सेना। अब क्या है, बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना ऐसे आमने सामने लड़ती रहेगी। और तब तक क्या होगा, जो बाबर की सेना है इसका बायां वाला पक्ष ऐसे और दायां वाला पक्ष यानी दोनों का दायां बायां जो पक्ष है ये जाके पीछे से हमला कर देगा इब्राहिम लोदी की सेना पर। तो इसी को तुलुगमा कहते हैं, यानी कि दाहिने और बाएं भाग से दुश्मन को घेर करके हमला करना तुलुगमा युद्ध पद्धति कहलाता है। और उस्मानी विधि तो मैंने यहाँ बता ही दिया कि इसमें 2 गाड़ियाँ होती थीं, उनके बीच जगह छोड़कर तोपों को रख कर चलाया जाता था। ये देखिए अगर 2 गाड़ियों को आप देखें तो उनके बीच जगह छूटी हुई है यहाँ पे, और इनको जंजीर से बांध दिया गया है और यहीं पे तोप रख के चलाया जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं। अब इस युद्ध के बाद हुआ क्या, बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की और कोहिनूर हीरा भी इसको मिल गया, यानी कि जो इब्राहिम लोदी था उसकी तरफ से मैंने बताया था। ग्वालियर का एक शासक था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ग्वालियर का शासक विक्रमजीत लोदी की तरफ से लड़ रहा था और ये भी मारा गया। तो हुमायूं ने क्या किया, विक्रमजीत के परिवार से हीरा छीन लिया, कोहिनूर हीरा, और वो कोहिनूर हीरा लाके बाबर को दिया। यहाँ पे देखिए हुमायूं जो है कोहिनूर हीरा बाबर को दे रहा है, लेकिन बाबर जो है इस हीरे को वापस कर देता है। वही चीज़ है कोहिनूर हीरा। हुमायूं ने ग्वालियर के विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त कोहिनूर हीरा बाबर को दिया, जिसे बाबर ने वापस हुमायूं को भेंट कर दिया। फिर जीत के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का शाहरुखी सिक्का दान में दिया। ये भी याद रखिएगा, जब पानीपत के युद्ध में बाबर जीत गया तो उसने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और उस सिक्के का नाम था शाहरुखी। इस उदारता के कारण लोग उसे कलंदर कहने लगे। अब परिणाम ये हुआ कि आगरा से खुतबा पढ़ा गया और मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ गई, यानी दिल्ली में इब्राहिम लोदी की सत्ता चली गई। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और मुग़लों की स्थापना हो गई। अब चूँकि पानीपत का युद्ध तो इब्राहिम लोदी जीत चुका था, लेकिन असली समस्या तो उसके सामने अब आनी थी जब खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को, 1 वर्ष बाद ही। अब कहा जाता है कि ये जो खानवा का शासक था,
जो मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, इसने भी बाबर को इनवाइट किया था, यानी आमंत्रित किया था। ऐसा बाबरनामा में बाबर स्वयं लिखता है। वो कहता है कि मुझे भारत पे आक्रमण करने के लिए स्वयं राणा सांगा का एक दूत आया था निमंत्रण देने। हालांकि और किसी भी ग्रंथ में इस बात का वर्णन नहीं मिलता है। और बाबर कहता है कि राणा सांगा का एक दूत मेरे पास आया और एक प्रस्ताव लेकर आया कि जब मैं इब्राहिम लोदी पर अजमेर की तरफ से आक्रमण करूंगा तो बाबर जो है, यानी बाबर जब अजमेर की तरफ से आक्रमण करेगा तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी पर आगरा की तरफ से आक्रमण करेगा। लेकिन बाद में राणा सांगा अपने वचन से हट जाता है और इस कारण बाबर आक्रमण करता है राणा सांगा पर। यह बाबर कहता है अपनी आत्मकथा में। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। अब मेवाड़ के शासक राणा सांगा के सामने बाबर था और कहा जाता है सेना का अनुपात 2:1 था, यानी कि बाबर के पास 200 सैनिक रहें तो राणा सांगा के पास 400 हो जाएंगे। ऐसे ही ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब दुगना सैनिक थे राणा सांगा के पास। और कहा जाता है काबुल के एक ज्योतिषी थे मोहम्मद शरीफ, इन्होंने बाबर की हार के भविष्यवाणी भी की थी। लेकिन बाबर की जो सेना थी अब वो चूँकि डर गई थी, एक तो हार की भविष्यवाणी हो गई थी कि भाई राणा सांगा से आपकी सेना हार जाएगी, तो बाबर की जो सेना थी वो डर गई थी। वैसे भी राणा सांगा का नाम सुन के बड़ी बड़ी सेनाएं उस समय डर जाया करती थी। राणा सांगा का पूरे विश्व में उस समय खौफ था, इसकी सेना का, इसकी काबिलियत का पूरे विश्व में खौफ बना हुआ था। तो जब बाबर की सेना को पता चला कि राणा सांगा से लड़ाई है तो बाबर की सेना भागने लगी और बाबर जो है टेंशन में आ गया कि अब क्या होगा। तो बाबर ने जो है अपने सैनिकों को प्रेरित किया, कैसे? जिहाद का नारा दिया, ठीक है, और शराब के सारे बर्तन तोड़ दिए। जिहाद का नारा ये दिया कि भाई उसने कहा कि हम सभी लोग मुस्लिम हैं और हमारा एक ही काम है इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, जो मुस्लिम नहीं उनको मुस्लिम बनाना या फिर उनका वध कर देना। ऐसे मतलब जिहाद का नारा दिया एक प्रकार से कि जो काफिर हैं यानी जो गैर मुस्लिम हैं वो हमारे दुश्मन हैं। और एक और बात कही कि भाई शराब आज से बंद। बाबर ने अपने सैनिकों से कहा आज से हम लोग शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि शराब जो है ये हराम है इस्लाम में। मुस्लिमों पर लगने वाले तमगा कर को समाप्त कर दिया, एक प्रकार का व्यापारिक कर था, इसको भी बाबर ने समाप्त कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि बाबर की सेना प्रेरित हो गई, उत्साहित हो गई लड़ने के लिए। और राणा सांगा कहा जाता है घायल हो जाता है, फिर युद्ध से भाग जाता है और इसकी जगह राणा सांगा की जगह झाला आज्जा ये लड़ाई करता है छत्र धारण करके। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब काफिरों का वध करने वाला। साम्राज्य सुदृढ़ीकरण, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। अब 1528 में 29 जनवरी को चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी जो है ये मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित है और यहाँ पर एक राजपूत शासक शासन कर रहा था, मेदिनी राय। तो मेदिनी राय भी पराजित होता है बाबर से और कहा जाता है राजपूत स्त्रियों ने यहाँ पे जौहर कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जौहर यानी आग में कूदकर जान दे दी थी। बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर की तरफ से भाग लिया था। शेरशाह सूरी नाम याद रखिएगा। जो शेरशाह सूरी है वो किसकी तरफ से भाग लेता है? बाबर की तरफ से इस युद्ध में भाग लेता है। और यहाँ देखिए मीनार, यानी बहुत सारे राजपूत का कत्ल किया गया था। तो ये याद रखिएगा युद्ध 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध। फिर एक और युद्ध बाबर लड़ता है, घाघरा का युद्ध। ये 6 मई 1529 को होता है और एक तरफ बाबर था, दूसरी तरफ अफगान सेना थी महमूद लोदी के नेतृत्व में। ये वही महमूद लोदी था जो इब्राहिम लोदी का भाई था। विशेष इसमें क्या है
कि यह मध्यकाल का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया। तो जो घाघरा का युद्ध था 1529 में लड़ा गया, ये जल और थल दोनों में लड़ा गया था और इसमें भी बाबर की विजय होती है, यानी महमूद लोदी की सेना पराजित हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट में एक युगांत और विरासत। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और कहा जाता है पहले इसको बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले बाबर को आगरा में दफनाया गया था, फिर काबुल में दफनाया गया। और यहाँ पे युद्ध को शॉर्ट में दिखाया गया है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी हार जाता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। 1527 में खानवा का युद्ध, राणा सांगा हार जाता है और भारत में रहने का निर्णय कर लेता है बाबर कि अब हमको भारत में ही रहना है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है और मेदिनी राय बाबर से पराजित होता है और मालवा को बाबर जीत लेता है। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है और महमूद लोदी पराजित होता है और पूर्वी भारत को बाबर जीत लेता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाबर की एक आत्मकथा है जिसको तुजुक ए बाबरी बोलते हैं या इसी को बाबरनामा बोलते हैं। ये बाबर की आत्मकथा है, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। तुर्की भाषा में है। किस भाषा में? तुर्की, यानी चगताई तुर्की भाषा में। और इसमें लिखता है, एक बेघर राजकुमार से लेकर भारत के बादशाह तक बाबर ने न केवल एक साम्राज्य बनाया बल्कि एक नई संस्कृति की नींव भी रखी। तो ये याद रखिएगा। अब आगे हम लोग अभी और बहुत सारी चीज़ें बाबर के बारे में हम लोग को पढ़नी है। फिलहाल ये पहली वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, पीपीटी आपको पसंद आ रहा है। तो ऐसे ही पूरा का पूरा इतिहास हम लोग पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।